जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज हम लोग का जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कि उत्तर लेखन आरंभ कैसे करें। ठीक है, तो उत्तर लेखन आरंभ कैसे करें। अभी सबके प्रीलिम्स एग्जाम हो चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो पीपीसीएस का हो। अब सबका फोकस यही है कि सर मेंस की तैयारी कैसे स्टार्ट की जाए। देखिए, आपका चाहे प्री में नंबर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मेरे हिसाब से आपको उन सबसे तटस्थ रहते हुए, अगर आपका प्री में एकदम खराब नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसा कि हम लोग ने कल गूगल मीट में कई लोगों से बात की, तो कुछ लोग के एकदम ये श्योर है कि सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ लोग बाउंड्री पे हैं और कुछ लोग श्योर हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, प्री मतलब क्लियर हो रहा है। तो उनमें से आप जिस भी कैटेगरी में अभी आ रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको बस नंबर ऑफ रेस्ट डेज बढ़ा देने चाहिए। जैसे अगर आपका प्री में श्योर सिलेक्शन हो रहा है, आप एकदम श्योर हो कि आपका प्री में सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको 1 से 2 दिन का रेस्ट लेके मेंस की तैयारी में भिड़ जानी चाहिए। अगर आप श्योर हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको अधिक से अधिक 1 वीक मतलब 7 दिन का रेस्ट लीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, है ना, जिनसे मिलना है उनसे मिलिए और वापस भिड़िए मेंस की तैयारी पे, अपने ऑप्शनल की तैयारी पे। अगर आप बाउंड्री पे हो तो इसके बीच का मतलब 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन का रेस्ट लीजिए और बिल्कुल भिड़ जाइए मेंस की तैयारी पे। तो देखो, बिना मेंस का सिलेक्शन तो होगा नहीं, ये बात श्योर है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर मेरे बारे में देख सकते हैं। 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है और 2 बार मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। यूपीपीसीएस में 2020 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, जिला युवा कल्याण अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ है। इसमें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उत्तर लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अंतिम चयन लेना है तो यही वो चीज़ है जो मुख्य रूप से आपका चयन, आपकी पोस्ट, आपकी रैंक, ये सब डिसाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। प्री तो बस एक बैरियर है, लोगों को छांटना है। 6 लाख लोग भाई भरेंगे फॉर्म, तो 6 लाख लोगों को छांटना है, तो उसके लिए बस एक प्रीलिम्स एग्जाम है। उसके बाद का जो मेन है, पूरा जो आप कह सकते हो जो चयन है, जैसे रैंक लिस्ट डिसाइड होगी, जैसे आपकी पोस्ट डिसाइड होगी, वो सब इसी आंसर राइटिंग पर ही डिसाइडेड पूरा है। तो अगर आप देखोगे, खास तौर पे अगर यूपी पीसीएस की हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, यूपी पीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो 3 घंटे में आपको 20 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 3 घंटे में आपको 20 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। उसमें भी अगर मैं यहाँ पे और डिवाइड करूँ तो आपके 10 प्रश्न हैं 8 नंबर के। ठीक है, 10 प्रश्न है 8 नंबर के और बाकी 10 प्रश्न आपके 12 नंबर के। तो ये यूपी पीसीएस का पैटर्न है जीएस का। ठीक है, ये जीएस का पैटर्न है, जीएस 1 2 3 4 में ये पैटर्न में आता है। हम लोग हर पक्ष पे चर्चा करेंगे। अभी जो अभी की क्लास हो रही है वो हर चीज़ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कैसे आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। एग्जाम्पल भी में देखिए, क्वेश्चन भी आपके सामने है। इसी क्वेश्चन के आधार पर हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे कि कैसे जो टेलेंडर वर्ड्स होते हैं वो कैसे इंपैक्ट डालते हैं आंसर पे। ठीक है, क्या प्रश्न की समझ होती है, तो हम लोग हर चीज़ इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उसके पहले जो एक बैकग्राउंड के तौर पे आप इस बात को समझिएगा कि यार, जो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, वो बहुत ही एक अलग मनोवैज्ञानिक फैक्टर होता है। मतलब आपको अगर अभी दे दिया जाए कि चलो 2 क्वेश्चन लिखो, तुम्हारे पास आधा घंटे का समय है। ठीक है, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है, 30 मिनट, तुम 2 प्रश्न लिखो, और आपको एक बार बोल दिया जाए कि तुम 20 प्रश्न लिखो 3 घंटे में। तो ये जो 20 प्रश्न 3 घंटे में लिखना है, इसमें और ये 2 प्रश्न 30 मिनट, या चलो इसको मैं 20 मिनट कर देता हूँ, या इवन और कम कर देता हूँ, इसी के हिसाब से घटा देता हूँ, 16 मिनट कर देता हूँ। अगर ये 16 मिनट कर देते हैं या 18 मिनट कर देते हैं, तो 2 प्रश्न 18 मिनट में लिखना और 20 प्रश्न 3 घंटे में लिखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में एप्टीट्यूड, आपकी नॉलेज, आपका जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, आपकी स्किल्स बहुत ही डिफरेंट होंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्री के बाद बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, सर बताइए कि कैसे स्टार्ट करें, अभी तक कुछ नहीं किया है, आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है, अब कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कुछ इसकी प्रिपरेशन की है। तो देखिए, आंसर राइटिंग में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है प्रश्न की समझ। ठीक है, और ये बेसिकली ऑर्डर ही है, जो आप देखोगे ना यहाँ पर जो 4 चीज़ें मैंने 4 हेडिंग्स बना रखे हैं, ये बेसिकली आंसर राइटिंग का ऑर्डर है। ठीक है, कि हम सबसे पहले ये स्टेज अचीव करेंगे। आप इसको लिख लो, स्टेज 1। ठीक है, और सब लोग इसके नोट्स बनाते चलो, साथ में जो बता रहा हूँ वो नोट करते रहो। ठीक है, देखिए एक बात और जो आपको बतानी है कि मार्केट में बहुत सारे आपको मिलेंगे जो कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये आपको डिसीजन लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही लोग बहुत सही बता रहे हैं और हमारा ही एकदम परफेक्ट है, मैं ये बिल्कुल अब नहीं कहूँगा। मैं बस ये कह रहा हूँ, ये आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपके लिए बेस्ट है, आपको क्या बेस्ट लगता है। ठीक है, आपको क्या बेस्ट लगता है, आप क्या करना चाहते हो, तो वो आपको पूरा निर्धारित करना है, क्योंकि गाइडेंस तो सब लोग ही देते हैं। ठीक है, जिसका हो रहा है वो भी दे रहा है, जिसका नहीं हो रहा है वो भी दे रहा है। कई बार जिसका होता है सिलेक्शन, है ना, वो बेकार गाइडेंस दे देता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता उससे भी। तो बहुत चीज़ों का डिफरेंस है। ठीक है ना, जैसे हो सकता है इन केस एक ये कैटेगरी हो सकती है कि मेरा यूपीपीसीएस में चयन हुआ है और मेरी गाइडेंस आपके काम की ना हो, ये एक पॉसिबल कंडीशन हो सकता है।
तो ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। ये आपको अपने अपने दिमाग को ये समझाना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, उसका चयन, ठीक है, उसका चयन आपको करना है कि क्या आपके लिए बेस्ट है। तो देखिए, जो मेरी समझ है उसके अनुसार ये आंसर राइटिंग की ये स्टेजेस भी हैं, ठीक है। कि सबसे पहले आप जब पहली बार आंसर राइटिंग करते हो, ठीक है, जैसे मान लो आज मैंने स्टार्ट किया पहली बार आंसर राइटिंग करना, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, पहले मैं 3-4 दिन, 1 महीने, 2 महीने में सबसे पहले फोकस क्या करूंगा कि मुझे ये क्लियर हो, इस बात पे मैं मेहनत करूंगा, इस बात पे एफर्ट डालूंगा कि भैया प्रश्न की समझ क्लियर होना मुझे शुरू हो जाए, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन को यही जरूरत है। तो मैं जब आंसर राइटिंग शुरुआत करूंगा, चाहे मुझे 2022 में देना है, चाहे 21 में देना है, चाहे 23 में देना है, मान लो 21 में मेरा प्री हो रहा हो, अभी तक मैंने एक बार आंसर राइटिंग शुरू नहीं की, मान लो ऐसा हो रहा हो, ठीक है, या फिर मुझे 22 में देना है, या फिर मुझे 23 में देना है, जब भी मुझे देना है, तो जब मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ों पे फोकस करना है 1 महीने, शुरुआत के 15 दिन, 20 दिन, कि मुझे प्रश्न की समझ क्लियर हो जाए कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, हर क्वेश्चन में मैं ये एफर्ट सबसे ज़्यादा लगाऊंगा, ठीक है। स्टेज 1, इसमें क्या करूंगा, जो प्रश्न की समझ है इसके अंदर क्या करूंगा कि पहले मुझे मुख्य थीम समझ में आ जाए प्रश्न का, कि मुख्य थीम क्या है। मान लो प्रश्न पूछ रहा है कि साइबर डोम प्रोजेक्ट, ठीक है, साइबर डोम प्रोजेक्ट भारत में आंतरिक सुरक्षा को निर्धारित कर सकता है, या को सही करने की दिशा में या सुधार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मान लो ऐसा प्रश्न आ गया कि साइबर डोम प्रोजेक्ट ऐसा है, तो यहाँ पे सेंट्रल थीम क्या है, मुख्य थीम क्या है, क्या वो साइबर डोम के बारे में पूछ रहा है, साइबर डोम क्या है वो लिखना है ना। समझिएगा मेरी बात, यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि साइबर डोम का इंपैक्ट बताना है, कि साइबर डोम का भारत की सुरक्षा पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा या क्या सुधार है वो बताना है। तो सबसे पहली जो आपकी जरूरी बात है, प्रश्न की समझ, ठीक है, प्रश्न की समझ सबसे जरूरी है। कि आप जो शुरुआत अगर आंसर राइटिंग की आज कर रहे हैं, है ना, आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिएगा आप किस स्टेज में। तो मैं स्टेज भी बता चलूंगा, क्योंकि सबका अलग अलग है, सबका स्टेज अलग अलग है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है, मतलब सबको पिन पॉइंट करके तो हम लोग डिस्कशन कर नहीं सकते हैं कि तुम ऐसे कर लेना, तुम ऐसे कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग को खुद डिसीजन लेना है कि आप किस स्टेज पे अभी हो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी ऑब्वियस सी बात है यहीं पर स्टेज होगी। तो आपको सबसे पहले के 15-20 दिन, 1 महीना अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो तो फोकस ये करना चाहिए कि भैया सेंट्रल थीम क्या है प्रश्न की, ठीक है, इस बात पे फोकस करना चाहिए। जो दूसरी बात है, अगर आप बात करें दूसरे स्टेज की, तो उसमें आता है आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रश्न के कितने भाग हैं और कितने पुछल्ले शब्द हैं, ठीक है। प्रश्न के कितने भाग हैं और कितने पुछल्ले शब्द हैं, तो ये बात समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपके सामने, तो आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये प्रश्न है। अच्छा दोस्तों, प्रश्न से एक जो बात और मैं आपको बता दूं कि हम लोग यूपीएससी हिंदी 1 नवंबर से हिंदी मीडियम के लिए तो खास तौर पर 1 नवंबर से बेस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैनिक रूप से, ठीक है, 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए अगर आप देखोगे तो 1 महीने में हम लोग 24 दिन, मैं शॉर्ट में भी बता दे रहा हूँ, हालांकि इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले, क्या क्या है, लेकिन जस्ट अभी आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता दे रहा हूँ कि महीने में 24 दिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा, अभी मैं सब यहाँ पर आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, मॉडल आंसर कैसा होता है हम लोग का, ठीक है, मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको आपकी कॉपी चेक होगी डिटेल्ड में, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आपकी कॉपी चेक करेंगे, प्रॉपर आपको वहाँ पे सजेशन देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो आप कह सकते हो, जो आप उस जो टीम में जैसे मान लो 100 लोग ज्वाइन किए हैं, तो उन 100 लोगों में आप आपस में भी compete कर सकते हो कि किसके उत्तर बेस्ट है, ठीक है, किसके उत्तर बेस्ट है, ये आप भी आपस में compete कर सकते हो। और खास बात पे हमारा ये है कि जो मॉडल आंसर है आप देखोगे यूपीपीसीएस में, अगर आप यहाँ पे पैटर्न मैं आपको बताऊं कि 3 घंटे में आपको, मैंने ऑलरेडी बताया था कि 3 घंटे में आपको 10 प्रश्न 8 नंबर के, 10 प्रश्न 20 नंबर के, सॉरी 12 नंबर के करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समय देना होता है 7 मिनट प्रति क्वेश्चन, यहाँ पर आपको समय देना होता है 11 मिनट प्रति क्वेश्चन, ठीक है, जितना नंबर उसके हिसाब से समय, तो आप देखोगे 180 मिनट आपके हो गए। यहाँ पर आपको उत्तर लिखने के लिए मिलता है 125 शब्द, ठीक है, टाइम स्पेस बहुत लिमिटेड होता है, यहाँ पर मिलता है आपको 200 शब्द। तो आप देखोगे जो अदर जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे ये 200 का बढ़ा के कर देते हैं मॉडल आंसर में 600, ये 125 का बढ़ा के कर देते हैं 400-500 वर्ड, ठीक है। लेकिन यूपीएससी हिंदी की दोस्तों खास बात है कि हम लोग इस 200 को अधिक से अधिक, मान लो कुछ स्पेशल चीज़ें बतानी ही होती हैं, कुछ गाइडेंस के लिए बतानी होती है, तो हम लोग 200 का 250-225 कर देते हैं। लेकिन और जितना आप लिख भी सकते हो एग्जाम में, ठीक है, इतना आप 200 का 225-250 लिख भी सकते हो, आपके पास स्पेस होता है। लेकिन हम लोग यूपीएससी हिंदी की खास बात है, हम लोग ये काम नहीं करते हैं कि हम लोग 125 शब्द का प्रश्न पूछा है और उसका मॉडल आंसर हम लोग दे दें आपको 1000 शब्द का, ठीक है, तो वो काम लोग नहीं करते हैं। तो आप प्रॉपर सही से सीख पाते हो। 1 नवंबर से स्टार्ट है, ये ग्रुप पेड है, इसकी फीस मैं आपको बता देता हूँ 1200 रुपये। अगर आपने पहली बार ज्वाइन किया है
ठीक है। अगर आप पहली बार, जो लोग पहले से आंसर राइटिंग हमारे साथ कर रहे हैं सृजन बैच में, ठीक है, उन लोग के लिए फीस है 1,000 रुपये, ठीक है, उन लोग के लिए फीस 1,000 है। अगर आप अभी पहली बार पहले मंथ में ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी फीस 1,200 है फर्स्ट मंथ, उसके बाद 1,000 पर मंथ ये फीस है, ठीक है। तो इसमें आपको जीएस के 24 दिन 2-2 क्वेश्चन पर डे, ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन पर डे कराए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, मॉडल आंसर अभी केवल हिंदी में होगा, कॉपी चेक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की होगी। मैं अभी आपको सैंपल के साथ भी इसको दिखाऊंगा। इसके पहले आगे बढ़ने से, मतलब इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम लोग क्या कराने वाले हैं, हम लोग देख लेते हैं कि भैया आंसर राइटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रश्न के भाग और पुछल्ले शब्द, जो दूसरा स्टेज हमारा होता है आंसर राइटिंग समझने का, आंसर राइटिंग करने का। पहली बात मैंने बताई थी कि मुख्य थीम समझना है कि सेंट्रल थीम क्या है प्रश्न की। दूसरी बात जो मैंने बताई थी, आपको ये बात पे ध्यान देना है कि प्रश्न के कितने भाग हैं और पुछल्ले शब्द का मतलब क्या है। तो दूसरा जो स्टेज होता है आंसर राइटिंग का, वो आपको इन दोनों चीज पे फोकस करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है या गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है। यहां पर आप देखो ये प्रश्न है अभी। अच्छा, यहां पे अभी मैं पुछल्ले शब्द ऐड करके आपको समझाऊंगा कि क्या क्या मीनिंग चेंज हो रही है। यहां पर देखो, बोले जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है या गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। आपको पता होगा यूपीपीसीएस 2020 में ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी यूपीपीसीएस 2020 में। यूपीएससी 2015 में भी यही एग्जैक्ट प्रश्न आया हुआ था। तो आप ये कह सकते हो डायरेक्ट रिपीटेड ये प्रश्न था। तो इसी के माध्यम से हम समझेंगे, बेस्ट हमारे पास ऑप्शन ये है सामने, ठीक है। यहां पर आप देखोगे सामने, अगर प्रश्न की सेंट्रल थीम की मैं बात करूं, फर्स्ट थीम की बात करूं, तो आप देखोगे जनसंख्या वृद्धि, ये इसकी सेंट्रल थीम है, और गरीबी, ठीक है, जनसंख्या। या अगर मैं थोड़ा सा और इसको मिक्स करूं, आपको बताऊं, तो ये बेसिकली इस प्रश्न की सेंट्रल थीम क्या है, ये बोला है पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉवर्टी, ठीक है, या फिर जनसंख्या वृद्धि और गरीबी में क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली इन दोनों के बीच का जो संबंध है, अंतर संबंध है, इसी पर यह प्रश्न की सेंट्रल थीम है, ठीक है, कि दोनों का रिलेशन क्या है। आप यहां पर देखो दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे यही समझना है कि प्रश्न की सेंट्रल थीम क्या है, ठीक है। इसको मान लो 200 शब्द, अभी 200 शब्द इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मेरा जब दूसरा स्टेज आएगा तो मुझे ये समझना है इस प्रश्न के कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में ये प्रश्न ब्रेक हुआ है, कितने पार्ट्स में ये प्रश्न होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे, अगर मैं सामान्य रूप से देखूं तो 2 पार्ट है कि एक बोला जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है, एक पार्ट, पहला भाग। दूसरा भाग है या गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि, तो 2 भाग है, ठीक है। आप देखोगे 2 भाग है, ठीक है। अब यहां पर पुछल्ले शब्दों की भूमिका आ जाती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है। तो मैं 3 तरह के पुछल्ले शब्द यहां पर अभी उठा लेता हूं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है एग्जैक्टली आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीज। तो देखो, पहला पुछल्ला शब्द ले लेता हूं, स्पष्ट करें। पहला ले लेता हूं स्पष्ट करें। दूसरा ले लेता हूं आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तीसरा पुछल्ला शब्द ले लेता हूं अपने तर्क सहित बताएं, ठीक है। तो ये आप देखोगे ऐसा ही पुछल्ले शब्द पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पुछल्ले शब्द यूपीएससी यूपीपीसीएस पूछती है। तो तीसरे ले लेता हूं मैं तर्क, या फिर ऐसे लिख दो अपने तर्क सही बताओ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं बार बार। इस वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार सुनिए, इसको अंतरात्मा में स्थापित कीजिए, तब आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिएगा, देखिएगा आपको कितना मजा आने वाला है। तो देखो, पहली बात ये है, अब थोड़ा सा डिफरेंस समझो। बोला स्पष्ट करें, ठीक है, स्पष्ट करें। स्पष्ट करने का मतलब जो लिखा हुआ है सिंपल से जाता है। अब आपको समझ जाएगा पुछल्ले शब्द का अंतर कितना पड़ जाता है। स्पष्ट करने का मतलब यही समझाना है हमें। प्रश्न में क्या है, 2 पार्ट है, यही बात को समझाना है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है, पहला भाग ये है, इसी को एक्सप्लेन करना है। स्पष्ट करने का मतलब होता है एक्सप्लेन, ठीक है। आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब होता है क्रिटिकली एनालिसिस, ठीक है। और गिव योर रीजन, इसको तर्क से अपने लिख लो, गिव योर रीजंस, ठीक है। तर्क सहित विश्लेषण करेगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, है ना। तो पहला मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं कि स्पष्ट करें। तो स्पष्ट कर में आप देखोगे 2 पार्ट्स हैं, गरीबी कारण गरीबी है या गरीबी कारण जनसंख्या वृद्धि है। इन्हीं दोनों तर्कों को आपको स्पष्ट करना है, बताना है कि देखो जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है। क्यों गरीबी है? क्योंकि गरीबी से क्या होता है, बेसिक चीज कि जो गर्भधारण से संबंधित जो आप कह सकते हो जो निरोध है वो नहीं उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। आप बताओगे कि गरीबों के लिए धन है, ठीक है। सोशियोलॉजी में कहा जाता है ना कि गरीबों के लिए धन है जनसंख्या वृद्धि। जितनी ज्यादा जनसंख्या वो सोचेंगे उतना ज्यादा, है ना, क्या होगा, उतना ज्यादा आपको धन मिलेगा। मतलब उतना ज्यादा मजदूरी क्रिएट होगी, उतना ज्यादा श्रम शक्ति क्रिएट होगी, उतना ज्यादा धन मिलेगा। तीसरा पॉइंट फिर आप समझाओगे कि जो गरीबी है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण आप कहोगे गरीबी के कारण हमारे पास
शिक्षा नहीं उपलब्ध हो पाती है, हमें पता नहीं होता है परिवार नियोजन जैसी चीज़ों के बारे में, इनके बारे में हम जागरूक नहीं होते हैं, तो गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। तो आप बेसिकली यही 3-4 पॉइंट अभी मैं बेसिकली समझिएगा, 2 चीज़ों में डिफरेंस समझिएगा। अभी मैं इसका मॉडल आंसर नहीं डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, अभी मैं ये समझा रहा हूं कि आपको लिखना क्या क्या होता है, किस तरह से प्रश्न को समझना होता है। अभी मैं उस पर फोकस्ड हूं, ठीक है, अभी मैं कंटेंट पे बिल्कुल फोकस्ड नहीं हूं, बात समझिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बता दूंगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी है। पहला पॉइंट हेडिंग ये डाल दूंगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, फिर दूसरा पॉइंट डाल दूंगा गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि, और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या वृद्धि हो गई तो हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गए, तो हम क्या कर रहे हैं भैया, अपने जो गरीब हैं उनको अमीर नहीं बना पा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, वो गरीबी का कुछ चक्र हो जा रहा है। तो मैं इन बातों को एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, एक निष्कर्ष लिख दूंगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब लेकिन अगर मान लो प्रश्न में बोल रहा है भैया आलोचनात्मक विश्लेषण करें, तो पहला स्पष्ट करें, मैं आपको समझ में आ गया, जो प्रश्न पूछा है उसी को मैं एक्सप्लेन करके लिख जाऊंगा, ठीक है, उसी बात को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसी चीजों को अपने बता दूंगा कि हाँ देखो एग्जाम्पल के साथ, विद एग्जाम्पल्स ये मैं बता दूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ बता दूंगा। अगला मान लो अगर पूछ दे रहा है कि नहीं इस बात का आलोचनात्मक विश्लेषण करो, इस बात का आलोचनात्मक विश्लेषण करो, तो क्या मतलब हो जाता है आलोचनात्मक विश्लेषण का। तो आपको मतलब अभी देखिए मैं ये नहीं समझाने बैठ रहा हूं, इसमें दोनों चीज का अंतर समझिएगा। मैं सारे पुछल्ले वर्ड यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं ना, एक दिन में वो डिस्कशन हो पाएगा। उसके लिए ऑब्वियसली बात है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम लोग एटलीस्ट 1-2 महीने जब आंसर राइटिंग करते हैं तब हमको समझ में आती है कि पुछल्ले शब्द का मतलब क्या है। तो जिसको ये डिटेल में समझना ऑब्वियसली बात है उसको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। और चूंकि इसी चैनल के माध्यम से आज से ही, ठीक है, 27 अक्टूबर से ही अब डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम फ्री में निःशुल्क भी शुरू हो रहा है, जो कि वीडियो डिस्कशन होगा। तो 90 दिन का सघन उत्तर लेखन कार्यक्रम फ्री में भी स्टार्ट हो रहा है, तो उससे भी आप सीख सकते हैं कि ये पुछल्ले वर्ड्स इन सब का मतलब क्या है, वहां पे मैंने हर वीडियोस में उसको समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, इसको आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब हो गया, अंतर बस समझिएगा, अंतर यह है कि यहां पर बोल रहा है इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है। इसका मतलब है आप इस बात से अपनी सहमति और असहमति का स्तर दर्शाइए, ठीक है। यहाँ पे अंतर हो जाएगा। जैसे अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, अभी मुझे पता है कि जो लोग पहली बार होंगे वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उनके थोड़ा सा और समझाने की प्रयास करता हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है या गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है आपको, ठीक है, क्रिटिकली एनालिसिस करना है। तो इसको 2 पार्ट्स हैं, ये तो आपको पता है कि 2 पार्ट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ पार्ट 1 का पहले आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, फिर पार्ट 2 का भी आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। अच्छा, पार्ट 1 में क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और तोड़ दो, क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है, आलोचनात्मक विश्लेषण करो, ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके पक्ष में तर्क देना है, पक्ष में तर्क देना है कि हाँ भाई जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है, इसको आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। मैं तीसरा एलिमिनेट ही कर दे रहा हूँ, हटा ही दे रहा हूँ, 2 के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या होता है पुछल्ले वर्ड्स का मतलब, 2 के माध्यम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम वीडियो बहुत लंबा कर देंगे तो मुझे लगता है कि फिर क्या होता है वो बोरियत वाली चीज़ हो जाती है। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है, ठीक है, ताकि लेट ना हो। तो आप यहाँ पे पुछल्ले वर्ड्स में अगर देखेंगे डिफरेंस, तो मैं क्या बताऊंगा, पहले पार्ट में पक्ष में तर्क दूंगा, हाँ भाई ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी है, मतलब गरीबी मुख्य ड्राइविंग फोर्स है जनसंख्या वृद्धि के लिए, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के लिए। उसके पक्ष में वही जो तर्क पिछले दिए थे वही 2-3 तर्क दे दूंगा, फिर कहूंगा लेकिन फिर मैं विपक्ष में भी तर्क बताऊंगा। समझिएगा आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब, मैं विपक्ष में तर्क बताऊंगा अकेले गरीबी एकमात्र कारण नहीं है जनसंख्या वृद्धि का। मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा कि भैया और भी कारण है, बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो गरीब है किंतु वहां पे जनसंख्या वृद्धि नहीं है। एग्जाम्पल देके 1-2 बता दूंगा, जैसे अफ्रीका के कुछ देश उठा लूंगा कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वो गरीब है। बहुत सारे देश ऐसे बता दूंगा जो अमीर है लेकिन जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, जैसे सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब जो वेस्टर्न कंट्री, मतलब वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ की सामाजिक, हर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वहाँ की कल्चरल रीजन, हर फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो विपक्ष में भी तर्क मैं दूंगा, तो आपको बात समझ आएगी। पहला जब था क्वेश्चन स्पष्ट करें, तो मैं बिल्कुल जितने पार्ट्स पूछे थे उनको स्पष्ट करते चला गया था और कंक्लूजन लिख दिया था। लेकिन जब दूसरा प्रश्न है, जब कह रहे आलोचनात्मक विश्लेषण करें, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बताऊंगा, आलोचनात्मक विश्लेषण करूंगा कि हाँ भाई आपने जो बात कही है उसमें दम है कि गरीबी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अकेला एकमात्र कारण नहीं है, बहुत सारे अन्य भी फैक्टर्स है जो जनसंख्या वृद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से मैं दूसरे भाग का भी ये काम करूंगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, अभी नहीं भी समझ में आई, मान लो ये प्रश्न से नहीं भी समझ में आया, ये प्रश्न समझाना मेन मतलब भी नहीं है इस वीडियो का, मतलब केवल इतना दिमाग में इतना तो आ गया ना कि हाँ भाई
डिफरेंस होता है कुछ कुछ पुछल्ले वर्ड से हमारे क्वेश्चन पे कुछ इंपैक्ट पड़ता है। अगर इतना भी समझ में आ गया तो मतलब आप लोग सही जा रहे हो, वीडियो आपके लिए बहुत शानदार बनी है, ठीक है। बस इतना भी समझ में आ गया कि हाँ कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ऐसा नॉलेज बताने, ऐसा चीज़ों को समझाने नहीं आया हूँ, बस एक आपको ओरिएंटेशन क्लास है बेसिकली कि देखो यार ये चीज़ों का डिफरेंस होता है, आंसर राइटिंग में ये करना होता है। तो दूसरा जो स्टेप आप समझोगे कि कितने पार्ट्स हैं, कितने पुछल्ले शब्द हैं, इसका मीनिंग। तो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ये समझना, दूसरे नंबर पे भाग और पुछल्ले शब्द समझना, तीसरे नंबर पे आती है बात फैक्ट्स और कंटेंट की। तो जब आप ये दोनों चीजों में अपने आप को एकदम सिद्ध कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों में एकदम सिद्ध कर लिया आपने, सिद्धि प्राप्त कर ली, तो तीसरा स्टेज आता है कि भैया अब हम फैक्ट कहाँ से इकट्ठा करें, कंटेंट जो फैक्टवा है वो कहाँ से आएगा, तो उसका क्या है, कहाँ से आएगा। अब यहां पर वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं आप यहां पर सोचेंगे, भारत के रिस्पेक्ट में आप बताओगे, 2-4 फैक्ट भारत के रिस्पेक्ट बताओगे कि 1991 से लेकर 2001 के बीच में भारत में गरीबी का स्तर ये था और जनसंख्या वृद्धि का स्तर ये था। एग्जाम्पल से बताओगे, अपनी बातों को फैक्ट से प्रूव करोगे। जो आपने तर्क दिए थे, बेसिकली जो आप बता रहे थे ना कि हाँ भाई गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो आप बताओगे। उदाहरण के तौर पे भारत में देखा जाए, यहाँ पे एक टेबल बना सकते हो आप लोग, हालांकि ये प्रेजेंटेशन की बात है, मैं लेकिन चीज़ों क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं तो मैं अलग अलग नहीं कर सकता। तो आप बताओगे देखो 1991 से लेके 2001 के बीच में भारत में गरीबी और जनसंख्या वृद्धि, या फिर आप टेबल नहीं बना रहे हो, अगर एग्जैक्ट आपको फैक्ट नहीं पता है, अभी हम उन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है। तो आप बताओगे हाँ भाई देखो भारत के रिस्पेक्ट में गरीबी और जनसंख्या वृद्धि का संबंध दिख रहा है साफ साफ कि जब गरीबी बहुत ज़्यादा थी जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा थी, गरीबी कम हो रही है तो जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। एक दो देशों का और एग्जांपल ले लोगे, अपनी बात को काटना होगा तो सऊदी अरब का एग्जांपल लेके वहां बता दोगे, अमेरिका का एग्जांपल ले लोगे वहां बता दोगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इवन एक सोसाइटी उठा लो आप, अमेरिका में मान लो आपने अमेरिका उठा लिया, तो फैक्ट्स और कंटेंट क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। तो थर्ड स्टेज है वो क्या है कि आपने अमेरिका उठा लिया, बता देगा अमेरिका में 2 तरह के लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है, भाई वहां भी गरीब है, तो वहां पे गरीबों की जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, अमीरों की बहुत कम है। इस तरह से भी आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, स्पेसिफिक और बन सकते हो। तो अगर आपको बहुत ज्यादा नंबर लाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये तीसरे स्टेज पे आपको चीजों को लाना पड़ेगा एज अ स्टार्टर। मतलब अभी तो ये अभी एंड नहीं हुआ है आंसर राइटिंग, ये बात समझिएगा ना, मैं डरा रहा हूं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं, जिसे डरना है वो डरेगा ही। ये बस स्टार्टिंग है, मतलब इतना तो जब आप मेंस लिखने जाओगे, ये बात समझिएगा, जब आप मेंस लिखने जाओगे तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया, मतलब ये कर करके आओगे, इतनी चीजें, ये चीजें लिख लिख के आओगे, ये तीनों स्टेज पे इतनी चीजें करके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बेसिक है, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप अगर बनना चाह रहे हो टॉपर, आप बनना चाह रहे हो कि भैया हमें फर्स्ट रैंक लानी है, 100 रैंक लानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम आगे बढ़ेंगे उस पर, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको चीज समझ में आएगी कि ये 3 स्टेज तो करने ही हैं सबको, ठीक है। मतलब आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 3 स्टेज पे तो आपको जाना ही है। जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे हमको नायब तहसील, जैसे कई लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनका सपना ये होगा कि हमको नायब तहसीलदार बनना है, एंड नायब तहसीलदार बनना है, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, ये कर लो नायब तहसीलदार हो जाएगा, कंप्लीट बात खत्म, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि भैया हमें 3 घंटे में 20 क्वेश्चन मैनेज करना है, 20 क्वेश्चन में मिनिमम ये 3 स्टेज मैनेज करना है, ठीक है, और बेस्ट मतलब हमें बढ़िया से बढ़िया रैंक लानी है। तो वहां पर जो मेन चीज आती है वो चीज आती है आपका प्रस्तुतिकरण और इनरिचमेंट वाली चीजें, वहां पर 2 चीजें आती हैं। अच्छा, अगर रियल लाइफ एग्जाम की बात करूं तो रियल लाइफ एग्जाम में 20 प्रश्न है, तो आप सभी 20 प्रश्न में एनरिचमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, सीधी बात है, 20 प्रश्न में नहीं कर पाओगे। जो जितना ज्यादा कर पाएगा, जैसे 10, 8, 12, ऑब्वियस सी बात है उसके उतने नंबर उतने बढ़िया उसका परफॉर्मेंस होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो स्पीड, वो आपकी प्रैक्टिस, आपने कितना डेली प्रैक्टिस किया, उन चीजों पर निर्भर करेगी। हम आते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण से थोड़ा सा हम समझते हैं। अब देखो, एक होता है कि जो चीजें हमें याद आई, जैसे जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण के बारे में समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको प्रस्तुतिकरण से ही चीजों को समझाया, लेकिन थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इसको। प्रश्न पढ़ा मैंने कि जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है या गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है, मैंने ये प्रश्न पढ़ा, ठीक है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं क्या करूं, इंट्रोडक्शन कुछ लिखूं, ठीक है भाई, ऑब्वियस बात है, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊं, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं हम लोग चीजों को, प्रस्तुतिकरण ही समझते हैं। तो देखो, प्रस्तुतिकरण का मतलब किसी भी प्रश्न में आपको 3 चीजें होती है, किसी भी प्रश्न में आपको 3 चीजें दिखनी चाहिए। क्या दिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन, दूसरा, ये पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया मेन बॉडी, और तीसरा हो गया कंक्लूजन। ये तीनों प्रश्न के इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर थोड़ा सा और इसको ब्रेक करें, ठीक है, तो मान लो 150 शब्द का प्रश्न है, ठीक है, तो 10%, लगभग 10%, मतलब 15 शब्द आपके ये हो गए,
15 शब्द आपके कंक्लूजन हो गया। तो 120 से 130 शब्द, भाई 150 शब्द का प्रश्न है ना, तो आप इसको 170 में भी लिख सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, इतना चलता है। मतलब इवन हम लोग जब यूपीएस पीसीएस में आंसर राइटिंग कर रहे थे असली एग्जाम में, तो उन्होंने पन्ने भरे थे, प्रॉपर पन्ने भर दिए थे, शब्द काउंट भी नहीं होता ना, किसी के पास इतना समय बैठ के आपके शब्द काउंट करेगा, किसी के पास समय नहीं है, एग्जामिनर के पास समय नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 170 180 आप लिख सकते हो, कोई उसमें नुकसान नहीं है। तो मान लो ऐसा है प्रश्न, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपने 10% लिखा, आपने कंक्लूजन 10% लिखा, मेन बॉडी आपने, तो ये तो प्रस्तुतिकरण का बेसिक्स हो गया कि ये प्रस्तुतिकरण तो आपको बेसिक में दिखनी ही चाहिए। मतलब ये तो प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण है कि एक प्रश्न में हमें ये 3 चीज अगर दिखेगी, है ना, बिना हेडिंग के, ये लिखना नहीं है कि इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं मैं, ये नहीं लिखना है, पहले समझ लो सब लोग, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहले समझ लो, ऐसा नहीं लिखना होता कि मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं, ऐसा नहीं लिखना होता कि मैं मेन बॉडी अब लिख रहा हूं, एकदम नहीं लिखना होता है। कई लोग हमारे आंसर राइटिंग करते थे, वो लोग क्या करते थे, ऐसे ही करते थे, इंट्रोडक्शन दिस, मेन बॉडी दिस, कंक्लूजन दिस, ऐसे नहीं करना होता भाई, हेडिंग ऐसे नहीं लिखना होता है। ये 3 चीज दिखनी चाहिए। जैसे आप मान लो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन अपने लिए पन्ना है, इतने स्टार्ट किया, तो आपने यहां से स्टार्ट किया, एक पैरा जो होता है पहला वाला, उसको हम लोग मान लेते हैं इंट्रोडक्शन है, तो वो दिखना चाहिए। फिर आपका मेन बॉडी यहाँ पर अगला पैराग्राफ जो आपने शुरू किया, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये आपका, आपने पॉइंट 1 लिखा, पॉइंट 2 लिखा, पॉइंट 3 लिखा, ऐसे लिखा, तो ये आपका क्या है, मेन बॉडी है। फिर जब आप लास्ट पैराग्राफ लिखते हो ऐसे, तो वो होता है आपका कंक्लूजन। तो ये पता चलता है हाँ भाई ये कंक्लूजन है, वो दिखता है प्रश्न में, न कि आप अलग अलग करके दिखाते हो। तो ये तो है बेसिक प्रेजेंटेशन, ये तो करना ही है। अब जो आते हैं थोड़ा हम एडवांस लेवल प्रेजेंटेशन की बात करें, तो एडवांस लेवल प्रेजेंटेशन में 2 चीजें होती हैं, यहां पर देखिए लिखी हुई है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, और सिलेबस के कीवर्ड्स। तो ये होता है एडवांस प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये होता है आपका एडवांस प्रेजेंटेशन। जैसे आप देखोगे, जैसे यहां पर प्रश्न है, गरीबी का, जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है या गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि, आप देखोगे ये प्रश्न है। तो जो बेसिक प्रेजेंटेशन था, बेसिक प्रेजेंटेशन क्या था, एक इंट्रोडक्शन होगा कि जनसंख्या वृद्धि वर्तमान में नियोजकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है, और ऐसा देखा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि और गरीबी में अंतर संबंध है, ऐसा कुछ आपने इंट्रोडक्शन मान लो लिखा, ठीक है। अब मेन बॉडी में आओगे तो जो बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि आपने फिर उसके बाद मेन बॉडी लिखी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी है, उसके पॉइंट्स बताए, फिर गरीबी कारण जनसंख्या वृद्धि है, उसके पॉइंट्स बताए। लेकिन एडवांस लेवल पे आप जाओगे तो एडवांस लेवल पे आप क्या करोगे, एक हेडिंग दोगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, वृद्धि का कारण गरीबी, और इसको क्या करोगे, पूरा बॉक्स में भर दोगे, एक बॉक्स लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है, एक बॉक्स में इसको कर दोगे आप लोग ना हो तो मेरे रूम में चले जाइए ऊपर, है ना, वहाँ पे डिस्कशन कुछ करना हो तो आप लोग कर लीजिए, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, बॉक्स लगाओगे, फिर यहाँ पे पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखोगे। तो ये प्रस्तुतिकरण आप समझिएगा कि 1 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये होगा प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, सब हेडिंग जाओगे, फिर लिखोगे आप विपक्ष में तर्क, हालांकि पूरी बात सही नहीं आता, विपक्ष में तर्क ऐसे लिखोगे, सब हेडिंग फिर से दोगे। तो ये होती है हेडिंग, सब हेडिंग। अच्छा, इसमें भी आपने अंदर गए, यहां भी आपने बताया कि जैसे आपने पहला हेडिंग दी थी, जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी, ये मान लो आपने पहली हेडिंग दी थी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पर भी आप क्या करोगे, और ब्रेक करोगे, यहां पे लिखोगे क्यों, तो यहां पे पहला पॉइंट में भी सब हेडिंग आप यूज करोगे। जैसे सब हेडिंग कैसे यूज कर सकते हो, आप ये सकते हो गरीबी के कारण, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो संसाधनों के प्रयोग में बाधा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो गर्भ निरोधक संसाधनों के प्रयोग में बाधा, और इसके बाद आप क्या करोगे, अपने फैक्ट 1-2 दे दोगे, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये जो आप लिखते हो ना सब हेडिंग्स, तो सब हेडिंग्स से आपका आंसर और ज्यादा प्रस्तुतिकरण आपकी बेहतर होती है। फायदा ये होता है, थोड़ा सा और मतलब समझिएगा, फायदा ये होता है कि आप हेडिंग सब हेडिंग का यूज करते हो, सिलेबस के कीवर्ड्स का यूज करते हो। अभी सिलेबस के कीवर्ड्स का भी एग्जांपल दूंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये होता है कि आपका 125 शब्द में आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्यों, आपने सीधे सब हेडिंग दी। सब हेडिंग क्या दी, गर्भ निरोधकों का प्रयोग या गर्भ निरोधक संसाधनों के प्रति उपलब्धता में कमी, आपने ऐसे लिख दिया, हेडिंग लिख दिया, ठीक है, ये आपने लिख दिया हेडिंग। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप देखोगे आगे आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जब सब हेडिंग दिया, ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, हाँ भाई यही बात कहना चाह रहा है। तो आप सीधे फैक्ट्स देखे कि भारत में गरीबों के पास इतने प्रतिशत ही गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता हो पाती है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का फैक्ट याद है तो आप उसको कोट करके बता दोगे, ठीक है। एक और बढ़िया, अगर मैं प्रस्तुतिकरण की बात करूं तो एक और बढ़िया प्रस्तुतिकरण क्या है, जो मैं बार बार अपने मेंस आंसर राइटिंग स्टूडेंट्स को बताता रहता हूं, और हम लोग खास तौर पे अपना जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उस पर फोकस करते हैं, 4A रूल। तो आप मान लो आपने पहला पॉइंट बताया, पहला आपने सब हेडिंग दी जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, मान लो आपने ये पहली हेडिंग दी जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी,
का कारण गरीबी, के कारण नहीं, का कारण गरीबी, ये आपने हेडिंग दिया। तो यहाँ पे आप 4A रूल लगा सकते हो। 4A रूल मैंने बताया था, यही हेडिंग्स दे दो, अवेलेबिलिटी है ना, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस और एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप क्या करो, ये हेडिंग चारों देके अपने पॉइंट्स यहां पर बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल भाई गरीबी है तो अफोर्डेबल चीजें नहीं होती हैं, खासतौर पे जो गर्भ निरोधक संसाधन है, जो और चीजें हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाता है एक गरीब इंसान, इस वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। एक्सेप्टेबिलिटी, खासतौर पर ऐसा देखा जाए जो जनजाति है, जो आर्थिक रूप से जो गरीब समाज है, खासतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वो क्या करते हैं, वो जो है अपने जो बच्चे हैं उन्हीं को श्रमिक समझते हैं, उन्हीं को अपना धन समझते हैं, इसलिए वो कम जनसंख्या वृद्धि को स्वीकार नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ती रहे। कल्चरल डिफरेंसेस भी आता है, ठीक है, इस वजह से एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का उदाहरण आप दे दो कि खास तौर पे जो उनकी महिलाएं हैं, जो वो समाज है, उनको ये जो संसाधन होते हैं जो गर्भ निरोधक या फिर जो बढ़िया हेल्दी फूड्स होते हैं, जो अदर चीज़ें होती हैं, वो उपलब्धता नहीं हो पाती है, इस वजह से उनकी जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। शॉर्ट में आपने एक दो पॉइंट, एक दो फैक्ट यहाँ पर बताते चले। तो ये होता है हमारा प्रेजेंटेशन सब हेडिंग्स लेवल पे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ, देखो अभी मैं जबरदस्ती इसको थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मीनिंग समझ में आए। अभी मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इस बात को मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, ये बात समझिएगा। अब ये प्रश्न का उत्तर डिस्कशन नहीं है, ठीक है। अब ये बस केवल क्या है, अभी आपको बस केवल ये समझा रहा हूँ कि देखो ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है, बस केवल इतना समझिएगा। तो ये बात हो गई, ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमें ये काम करना है। तो हमारा तीसरा स्टेज हो जाता है हेडिंग सब हेडिंग। आगे जो आप कह सकते हो, आपको अब रैंक आपकी इंप्रूव कराएगा ये काम, हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग, फैक्ट्स का प्रयोग, ठीक है। फिर आते हैं सिलेबस के कीवर्ड्स। तो जो क्वेश्चन है वहां पे आप क्या करो, सिलेबस के कीवर्ड्स यूज करो, है ना। सिलेबस के कीवर्ड, जैसे आप देखो जनसंख्या वृद्धि एवं गरीबी के कौन कौन से कीवर्ड्स सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उनका यूज करके आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बताओ। हालांकि ये वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग जो 90 दिन का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसमें एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी, इकट्ठे बता दूंगा तो आपको ओवर हो जाएगी, मतलब आप इतना चीज़ें अभी तैयार नहीं हो सकते हो कि हम एक ही दिन में सारी चीज़ें समझ लें, ठीक है। तो सिलेबस के कीवर्ड्स फिर हमें चौथा लेवल पे यूज़ करना है। जो मेन आता है, जो आखिरी होता है, ये आखिरी है, मेन नहीं है, सॉरी, ये आखिरी है, जो आपका बेसिकली आप कह सकते हो कि खाना खाने के बाद मिठाई, खाने खाते हुए मिठाई कह सकते हो या मलाई कह सकते हो दूध की, वो ये चीज़ है कि आप आंसर राइटिंग में अपने इनरिचमेंट कर पाते हो कि नहीं। तो मान लो यही क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, तो इसमें आप 2-3 तरह का इनरिचमेंट कर सकते हो। एक, आप मैप बना सकते हो। भाई आपने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन अपना आंसर लिखा, चूंकि आपने देखा कि यार 125 शब्द का ही प्रश्न है, तो हम और पन्ने दिए हैं 2.5। यूपी पीसीएस में क्या करते हैं, 2.5 से 3 पेज दे देते हैं। आपने देखा 2.5 पेज दिए हुए हैं और 125 शब्द में लिखना है, और सोचो हम लिखते हैं तो हमारे 125 शब्द हुआ तो एक के पेपर में हो जाता है। अब क्या करें, तो वहाँ आपका आता है इनरिचमेंट। और कैसा इनरिचमेंट होता है, आपने एक वर्ड मैप बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एक वर्ड मैप बनाया, है ना। हालांकि ये वर्ड मैप हो सकता है आप लोग को अभी ना लगे कि ये वर्ड मैप है, फिर भी एक बार मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपने वर्ड मैप एक बनाया यहाँ पे। अब आपने क्या किया, यहाँ पर रिलेशन दिखा दिया कि देखो हाई इनकम लो पॉपुलेशन, हाई इनकम लो पॉपुलेशन, ठीक है, लो इनकम लो पॉपुलेशन, ऐसे आपने बना दिया। या फिर आपने क्या किया, ऐसा ऐसा खांचा ऐठो बना दिया, है ना, कि यहाँ पे जनसंख्या अधिक, गरीबी, यहाँ पे आपने बता दिया कि गरीब है, अमीर है, ऐसे अमीर देश, मध्यम अमीर, गरीब देश, है ना। बेसिकली आप चाहो तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज करके यहाँ पर आपने मैप में कुछ कुछ दिखा दिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन दे दी, पूरे वर्ड लेवल पे आपने बता दिया कि देखो जनसंख्या वृद्धि और गरीबी में ये संबंध है, ठीक है, समझिएगा, अंतर संबंध आपने बता दिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई केस स्टडी आपने उठा ली, आपने केस स्टडी बता दी। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, बता दिया कि देखो सऊदी अरब की केस स्टडी, आपने क्या किया, एक ब्रैकेट में लिखा सऊदी अरब, यह देश में प्रति व्यक्ति आय इतनी। अब देखो केस स्टडी में हमें और डिटेल में फैक्ट्स लिखने होते हैं भाई, केस स्टडी ऐसा नहीं होता है कि लिखा आपने एक तो बक्सा बना दिया और लिख दिया कि सऊदी अरब में जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है और यहाँ पे अमीरी है। ये कोई केस स्टडी नहीं होती है। केस स्टडी का मतलब आप बताओगे सऊदी अरब की प्रति व्यक्ति आय $40,000 प्रति वर्ष है, जितनी होगी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, $40 प्रति वर्ष है। हालांकि इसके बावजूद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर डैश 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 है, जिससे यह प्रतीत होता है कि एग्जैक्ट संबंध नहीं है जनसंख्या वृद्धि और गरीबी में, एकदम आप सीधा रिलेशनशिप नहीं है। तो आप ये बताओगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है इनरिचमेंट का, कि आपने क्या किया भैया, एक तो ग्राफ बना दिया। ग्राफ का बना दिया, भारत जनसंख्या वृद्धि प्रतिवर्ष, ठीक है, ऐसे बना लो यहाँ पर,
जनसंख्या वृद्धि वर्सेस वर्ष, ये बना दिया आपने। और यहाँ पर आपने बता दिया कि देखो भारत में जनसंख्या वृद्धि ऐसे हुई, ये हो रही है, अब घट रही है, मतलब आगे चल के घटेगी। ये आपने कुछ बता दिया कि ये भारत में जनसंख्या वृद्धि आज़ादी के बाद ऐसा ऐसा चला है। और यहाँ पर आपने क्या किया, बगल में गरीबी दिखा दी कि भारत में गरीबी पहले बहुत ज़्यादा थी और गरीबी ऐसे घट रही है। तो ये गरीबी का एक चार्ट बना दिया कि गरीबी, ठीक है, वर्ष के साथ। तो ये समझ आए, या इधर ऐसे बना लो गरीबी। तो ये क्या, ये भी आपको एग्जैक्ट फैक्ट अगर नहीं याद थे, आपको एग्जैक्ट फैक्ट नहीं याद है कि 1971 में इतनी गरीबी थी, इतनी जनसंख्या वृद्धि थी, 1980 में इतनी गरीबी थी, इतनी जनसंख्या वृद्धि, एग्जैक्ट फैक्ट नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है। तो आपने क्या किया, तो डायग्राम बना दिया, इनरिचमेंट भी हो गया, स्पेस भी भर गए, और आपने बढ़िया, मतलब यहाँ पे बढ़िया काम कर दिया। तो ये होता है हमारा एंड लेवल, ये होता है एंड गेम। इतना कर लिया तो बस एग्जामिनर वहीं पे फ्लैट हो जाएगा, वहीं पे आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दिखेगा, भैया ये बच्चा एसडीएम बनेगा तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये बात समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार देखो, ये स्टेजेस होते हैं आंसर राइटिंग के, ठीक है, ये स्टेजेस होते हैं आंसर राइटिंग के, ये बात हमें समझनी है, यही बात हमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करनी है। अब हम आखिरी बात जो कर लेते हैं इस वीडियो की, अब इसके बाद एक वीडियो मैं ये करूंगा, एक वीडियो जो लोग अभी तक देखे हो हिम्मत दिखा के, उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग ने लास्ट बार जब आंसर राइटिंग कराई थी तो कैसा कैसा कराया था, क्या क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सैंपल क्वेश्चन, सैंपल आंसर, मॉडल आंसर, किसी की सैंपल चेक्ड कॉपी, हिंदी इंग्लिश मीडियम। मैं एक दूसरे वीडियो में यही डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में नहीं करते हैं उसको। मैं बेसिकली ये बताना, अब जो इस वीडियो का आप आखिरी है, आप ये कह सकते हो सोर्सेज, किस सोर्सेज को यूज़ करें आंसर राइटिंग में, ये अगर आप पूछ रहे हो तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। देखो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इस पर बना रखी है, ठीक है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दी होंगी, वहाँ पे आप देखना मैंने ऐसे बनाया हुआ है, GS1 के लिए क्या क्या सोर्सेज है, GS2 के लिए क्या क्या सोर्सेज है, अलग अलग प्रॉपर बताया कि GS1 में ये कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार 2 मिनट का ये काम नहीं है, मैं आपको ऐसे आया बता चला गया, ये नहीं है, इसमें प्रॉपर 40-40 मिनट 45-45 मिनट के वीडियोज़ बनाए हुए हैं, ठीक है। 1 में क्या सोर्सेज यूज़ करना है, सेकंड में क्या सोर्सेज यूज़ करना है, थर्ड में क्या सोर्सेज यूज़ करना है, प्लस जो प्रैक्टिस के लिए सोर्सेज है, ठीक है, ये तो आपका कंटेंट के लिए सोर्सेज है, प्रैक्टिस के लिए सोर्सेज है वो है कोई भी टेस्ट सीरीज। मैं कहूँगा आप लोग से, आप यूपीएससी हिंदी की कर सकते हो, यूपीपीसीएस के लिए तो कोई बेस्ट इससे होगा ही नहीं। हम लोग 9-10 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं यूपीपीसीएस के लिए सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, मतलब जीएस ऑप्शनल केवल हिंदी लिटरेचर रहेगा, और जनरल हिंदी ऐसे सब स्टार्ट करने वाले, तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम कॉस्ट में सबसे बेस्ट मटेरियल हम लोग यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे, और आप चाहो तो कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मतलब ये आपकी श्रद्धा भक्ति, आप जो चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई फोर्स नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ भी है। इसके अलावा आप दूसरा कर सकते हो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, और ये भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 नवंबर से, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया प्रैक्टिस के लिए सोर्स, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, कहीं भी आप कर सकते हो, मतलब जो भी आपको करना है, आपका जो भी आपके पास पैसे हैं, जितना आपके पास है ना, जो आपका क्षमता है उस हिसाब से कहीं भी डेली आंसर राइटिंग एक प्रोग्राम कर लो, ताकि आप डेली इंप्रूवमेंट देख पाओ अपने अंदर, आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है वो आप देख पाओ, ठीक है। तो सोर्सेज आपको वो पढ़ना है, प्रैक्टिस आपको ऐसे करना है, और ये बेसिकली हमारा तरीका होता है, धीरे धीरे हम लोग इंप्रूवमेंट करते हैं। तो जब अभी मैं अगले जो वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसा मॉडल आंसर देते हैं, कैसे इनरिचमेंट होता है, कैसे चीज़ों को और इनरिच करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग चीज़ों को समझेंगे। लेकिन अब ये बात समझिए कि ये होता है आंसर राइटिंग का स्टेज, ठीक है। जो लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हो कि भाई आज मेरा पहला दिन है आंसर राइटिंग का, तो उनके लिए एक और जो एक्स्ट्रा सोर्स आप यूज़ कर सकते हो, एनसीईआरटी के जो हर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो आंसर राइटिंग करना। लेकिन चूंकि अब आप यूपीपीसीएस का अगर मेंस लिख रहे हो इसी बार, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ के एनसीईआरटीज के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो बेसिकली आपको तब तो जो लोग मेंस लिख रहे हैं इस बार, उन लोग को तो श्योरली ऐसे कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहाँ पे कॉपी चेक हो, इनरिचमेंट आपको बताया जाए, ये इनरिचमेंट करो, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले, है ना, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको भाई 2023 में देना है, 24 में देना है, 25 में देना है, मेरे हिसाब से तो भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके पास तब एक ऑप्शन है कि आप पहले एनसीईआरटी एंड कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ों को ज्वाइन करिए, ठीक है दोस्तों। तो जिन लोग को आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, उन लोग के लिए आप ये 88 40 75 19 12 ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में इसका डिस्कशन कर दिया था कि कैसे होगा क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।